मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम जो पढ़ेंगे, जिस विषय पर चर्चा करेंगे, वह है शासन के प्रकार। यहाँ जो शासन के जो प्रकार है, इसमें दो प्रकार के शासन है। एक संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो आज हम संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, उसके आधार पर शासन या सरकार का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। यानी शासन के दो प्रकार है, एक संसदीय शासन व्यवस्था यानी संसदीय सरकार, दूसरी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी अध्यक्षीय सरकार। हम पहले बात करते हैं संसदीय सरकार की। संसदीय सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार या उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार भी कहा जाता है। कभी कभी आजकल इसको प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहा जाता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका सदैव व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है एवं जब तक कार्यपालिका को व्यवस्थापिका यानी विधायिका यानी संसद का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल अपने पद पर बना रह सकता है। किंतु जिस क्षण भी कार्यपालिका को व्यवस्थापिका का विश्वास नहीं रहता, यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका का संसद का विश्वास खो देती है, उसी क्षण कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ता है और निवर्तमान कार्यपालिका के स्थान पर एक दूसरी कार्यपालिका की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है, जिसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो, यानी उसको व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल अपने कार्यों एवं नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः इसे उत्तरदायित्वपूर्ण शासन भी कहा जाता है। संसदीय शासन में शासन व्यवस्था का नेतृत्व क्योंकि मंत्रिमंडल करता है यानी कैबिनेट करती है, अतः इसे कैबिनेट गवर्नमेंट या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। आजकल हम जानते हैं कि मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व करता है, जो नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से सारा कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री बन गया, यानी सारी शक्तियां सेंट्रलाइज प्रधानमंत्री में हो गई है। इसलिए कैबिनेट गवर्नमेंट यानी और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को आजकल कई बार प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो संसदीय शासन व्यवस्था की जो विशेषता है, उनमें पहली विशेषता है, इसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है, टू सॉर्ट या टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र को नॉमिकल या रिटोरिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं और वास्तविक को रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका मतलब कि इस शासन व्यवस्था में जो राज्य का अध्यक्ष होता है, जिसे भारत में राष्ट्रपति, इंग्लैंड में राजा कहते हैं, उसमें शासन की सारी शक्तियां होती है, परंतु उनका जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला यानी मंत्रिमंडल यानी सरकार का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री है वो करता है। यानी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। सिद्धांतिक रूप से तो सारी शक्तियां जो राजा या राष्ट्रपति है, राज्य का अध्यक्ष, उसके पास होती है, पर उनका वास्तविक प्रयोग सरकार या शासन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। इसलिए राजा या राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविक एग्जीक्यूटिव कहलाता है। इस शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका का पारस्परिक संबंध बहुत ही घनिष्ठ होता है। यानी विधायिका और कार्यपालिका एक प्रकार से सेपरेट नहीं होती, क्योंकि जो कार्यपालिका है उसका निर्माण विधायिका के में से ही होता है कि जो विधायिका के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल नियुक्त किया जाता है और कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को हटा सकती है। कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका के से ही होता है और जब तक उसको विश्वास प्राप्त होता है तब वो अपने पद पर बनी रहती है और वो अपनी सारी नीतियों और कार्यक्रमों और निर्णयों के लिए वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी यानी व्यवस्थापिका का उसकी स्वीकृति प्राप्त
करनी पड़ती है। अगली जो विशेषता है मंत्रिमंडल द्वारा व्यवस्थापिका का नेतृत्व है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो लेजिस्लेचर यानी संसद है उसका जो लीडरशिप है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट करती है। सारी नीतियां और प्रस्ताव या बिल कैबिनेट के द्वारा ही रखे जाते हैं और विधायिका उनको मात्र पास करने का कार्य करती है। और जो राज्य का अध्यक्ष राजा या राष्ट्रपति है उस कैबिनेट द्वारा रखे हुए बिल को और व्यवस्थापिका द्वारा पारित बिल को अपने हस्ताक्षर से एक्ट या कानून का रूप देता है। इसमें अगली जो विशेषता है वो मंत्रिमंडल के यानी कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी सामूहिक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि समूचा कैबिनेट है ना वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर व्यवस्थापिका किसी एक व्यक्ति एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या उसका निंदा प्रस्ताव पारित कर दे तो वह संपूर्ण मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंत्री तक के खिलाफ प्रस्ताव समझा जाएगा और संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। और व्यक्तिगत रूप से देखें तो मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य अध्यक्ष यानी राजा या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब बात करेंगे संसदीय प्रणाली के गुण और दोषों की। पहली बात करते हैं हम गुणों की। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सक्रिय सहयोग होता है, क्योंकि कार्यपालिका का जो गठन है वो संसदीय व्यवस्थापिका में से होता है और व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका के मेंबर यानी मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए इन दोनों के मध्य एक अच्छा तारतम्य रहता है। दूसरी विशेषता है उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल शासन, क्योंकि इसमें जो कैबिनेट है जो कार्यपालिका है वह व्यवस्था की अपनी नीति और कार्यक्रम के लिए व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसको उत्तरदायी शासन भी कहते हैं। अगली जो विशेषता होती है शासन में नमनीयता या लोचनशीलता। ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो एक प्रकार से कठोर शासन नहीं होता, अब ये नमनीय शासन होता है। वो परिस्थितियों के अनुरूप इसके अंदर अपने आप को डालने की विशेषता होती है। जिस इसको उदाहरण के रूप में देखें तो इंग्लैंड में जो 2 विश्व युद्ध हुए उनमें ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वहां की संसदीय शासन व्यवस्था यानी प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल को डिसीजन लेने के लिए संसद ने, क्योंकि दोनों वहां की संसद और कैबिनेट में एक अच्छा तारतम्य रहता है, इसलिए उन्होंने उनको सारा शक्तियां प्रदान कर दी कि जो भी आवश्यकता अनुसार निर्णय है वो कैबिनेट ले सकता है। अगली ये इसकी जो विशेषता होती है वो है राजनीतिक शिक्षा और जनमत का सम्मान, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था जनता के द्वारा चुनी हुई प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई होती है शासक सरकार होती है संसदीय सरकार, और इसमें चुनाव होते हैं। चुनाव के माध्यम से जनता को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है, जनमत और लोकतंत्र के बारे में जानने का, अपने शासन के बारे में जानने का अधिकार मौका मिलता है, इसलिए ये राजनीतिक शिक्षण का भी कार्य करती। अगली जो विशेषता होती है वो है दलीय पद्धति पर आधारित। हम जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था एक नियतकालीन चुनाव पर, संसदीय शासन व्यवस्था में नियतकालीन पीरियडिकल इलेक्शंस के आधार पर सरकार का गठन होता है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका का गठन होता है। और ये जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में होते हैं और इसमें राजनीतिक दलों के माध्यम से चुनाव लड़े जाते हैं। इसमें हालांकि इसमें निर्दलीय भी लड़ते हैं, पर मुख्यतः दलीय आधारित चुनाव होते हैं और जो दल विजेता होता है वही सरकार का गठन करता है। अब हम इसके दोषों की चर्चा करेंगे। संसदीय शासन का जो पहला दोष है वह है व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षति, यानी कि इसमें माना जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लोग मानते हैं सरकार के जो अलग अलग यूनिट्स है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होनी चाहिए, परंतु इस शासन व्यवस्था में क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ सहयोग और सामंजस्य रहता है, पारस्परिक घनिष्ठता रहती है, इसलिए ये सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी के अकॉर्डिंग व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक है। दूसरा है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली दलीय आधारित शासन प्रणाली है, तो इसमें दो दल प्रणाली के दो दोष हैं, जो राजनीतिक अखाड़े बनते हैं लोकतंत्र दलों के मध्य, वो सारे दोष दलीय पद्धति के संसदीय शासन प्रणाली में होते हैं।
अगला जो है वो क्या है कि नौकरशाही के हावी होने का, यानी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो शासन प्रशासन में उतना इफिशिएंट और नॉलेजेबल नहीं होते हैं जितना उनको होने शासन के प्रति होना चाहिए। इसका फायदा उठाकर जो चतुर ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, वे अपने हितों को साधते हैं और मंत्रियों को गुमराह करके एक प्रकार से शासन में प्रभावी होने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में रैमजी मेयर की दो चीजें बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। एक कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के पर्दे के पीछे नौकरशाही फलती फूलती है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की तानाशाही है। पहले तो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल को भी बेवकूफ बनाकर नौकरशाही एक प्रकार से अपना शासन चलाती है और सारा उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के माथे पे जड़ दिया जाता है। अगला जो इसका दोष है वो है शासन में स्थायित्व का अभाव। हम जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली का सबसे अच्छा गुण है उत्तरदायित्व है, तो सबसे बड़ा अवगुण भी है स्थायित्व का अभाव, यानी कि इसके अंदर व्यवस्थापिका जब चाहे कार्यपालिका को हटा सकती है, यानी सरकार को पदस्थ कर सकती है। तो इसमें शासन के बारे में अस्थिरता सदैव बनी रहती है, और जो ये अस्थिरता है शासन की, वह किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। अब हम सारांश में बात करें तो हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में अनेक दुर्बलताएं हैं। इन दुर्बलताओं के बावजूद भी संसदीय प्रणाली आधुनिक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के अन्य शासनों की अपेक्षा एक उत्तम प्रणाली है, क्योंकि इसमें जन प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, यानी कि इसमें जन सहभागिता होती है और जन सहभागिता के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली एक उत्तम शासन प्रणाली है।